गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंथैल्पी की चर्चा की थी। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऊष्मा सामान्य स्थिति की बात की थी और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पर हम लोगों ने एंथैल्पी की चर्चा की थी। अब उस एंथैल्पी के रिलेटेड कुछ एक उदाहरण है, वो उदाहरण देखते हैं। उसके बाद नया टॉपिक जो है आगे चलाएंगे। चलो उदाहरण 6.5। हम लोगों ने एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन का सूत्र देखा था। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। इसमें डेल्टा NG था कि गैसीय उत्पादों के मोल की संख्या माइनस गैसीय अभिकर्मकों की मोल संख्या। ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को रासायनिक प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी और कौन सा गैस अवस्था में है, कौन सा सॉलिड और लिक्विड अवस्था में है, वो बताना पड़ेगा, ताकि हम लोग गैसीय उत्पाद और गैसीय अभिकर्मकों को ढूंढ पाएँ और उनके ही मोल जो है हम लोग लिख पाएँ। चलो क्या है उदाहरण। जल वाष्प को आदर्श गैस मानने पर 100 डिग्री सेल्सियस एवं एक बार दाब पर 1 मोल जल के वाष्पीकरण में परिवर्तन पाया गया। मतलब कि वो जल का वाष्पीकरण होने के लिए इतनी ऊर्जा में परिवर्तन आया कि जब वो पानी वाष्प में रूपांतर हुआ तब उसकी उतनी ऊर्जा में परिवर्तन आया है। ठीक है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। 1 मोल जल को एक बार दाब एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत किया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए डेटा लिखेंगे, पूरा जो हमारे पास जानकारी है वह, और क्या ज्ञात करना है वह। 100 डिग्री सेल्सियस तो ये है हमारा तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसमें 273 जोड़ेंगे तो हमको केल्विन तापक्रम मिलेगा जो कैपिटल T होता है। तो ये हो गया 373 केल्विन। उसके बाद दाब दिया गया है 1 बार, उसकी ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, ठीक है ना, उसकी ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन दिया गया है डेल्टा H 41 किलो जूल पर मोल। आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है। तो हम लोग सूत्र इस्तेमाल करेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। देखो हमारे पास डेल्टा H का मूल्य है, डेल्टा U ज्ञात करना है, R और T। R हमारे पास होगा, ठीक है ना। R का मूल्य हम लोग जूल वाला लिखेंगे या किलो जूल वाला लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। और तापमान भी है हमारे पास है, लेकिन डेल्टा NG नहीं है। डेल्टा NG के लिए हमको प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी। प्रक्रिया क्या है कि पानी जो है वो वाष्प में रूपांतर हो रहा है। पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब वो गैसीय फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। चलो तो इस डेल्टा U ज्ञात करना है तो उसको सूत्रकर्ता बनाते हैं। तो डेल्टा U वहीं का वहीं रहता है, डेल्टा NGRT सामने जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। चलो डेल्टा H का मूल्य है 41 किलो जूल पर मोल माइनस, देखो 41 में से ये जो भी चीज़ माइनस होगी उसके लिए मात्रक चाहिए किलो जूल पर मोल, क्योंकि दोनों मूल्यों का प्लस या माइनस तभी हो सकता है जब उनके मात्रक समान हो। ठीक है ना। यहाँ पे किलो जूल पर मोल है तो यहाँ पर भी किलो जूल पर मोल ही हमको चाहिए।
चलो डेल्टा एन जी। अब यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं कि भी उत्पादों गैसीय उत्पादों की मूल संख्या 1 है और गैसीय अभिकर्मकों की मूल संख्या नहीं है तो 0। तो डेल्टा एन जी हमको मिला 1, ये हो गया 1। चलो अब यहाँ पर है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन गुणे तापमान 373 केल्विन। केल्विन पर केल्विन कैंसिल हो गया तो ये जूल पर मोल आएगा। तो 41 किलो जूल पर मोल माइनस 373 गुणे 8.3 तो ये होगा 3096। तो ये मिला हमको 0 जूल पर मोल, ठीक है ना। देखो अब ये किलो जूल है तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, कैसे जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सवाल किलो जूल में है इसलिए आंसर किलो जूल में ही लाएंगे। किलो जूल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई इसका इससे गुणा करोगे तो इतना जवाब आएगा, ठीक है। किलो जूल का मतलब ये हुआ कि बट्टे 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मात्रक छोटा है, छोटे मात्रक जूल से उसको बना दिया गया किलो जूल, तो मूल्य कम हो जाएगा। 3000 का मूल्य 3 हो जाएगा, 3096 की जगह 3 पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है ना मात्रक छोटे से बड़ा हो गया तो मूल्य बड़े से छोटा हो जाता है, ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब इसमें से माइनस कर सकते हैं, माइनस करने पर हमको मिलेगा 37.904 किलो जूल पर मोल। तो आंतरिक ऊर्जा में इतना परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो जब पानी वाष्प में रूपांतर हुआ तब उसकी ऊष्मा में इतना परिवर्तन आया था, तो ही वो पानी क्या हो रहा था, वाष्प में रूपांतर हुआ। मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में, कि भाई जो कोई भी पदार्थ होता है जैसे कि बर्फ़, तो वो बाहर से मतलब कि परिवेश में से ऊष्मा को ग्रहण करके पिघलता है, ठीक है ना, अर्थात उसकी अंदर रही हुई ऊष्मा में परिवर्तन आता है। इसी तरह से पानी भी क्या करता है, ऊष्मा को प्राप्त करके वाष्प में रूपांतर होता है। इस तरह से ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन। अब हमको ये भी पता है कि स्थिर दाब पर ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा एच। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो मूल्य लिखा ना 41 किलो जूल पर मोल, वो डेल्टा एच है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, विस्तीर्ण एवं गहन गुण। विस्तीर्ण एवं गहन गुणों में भेद किया गया है। विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिनका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा और आमाप पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता आदि विस्तीर्ण गुण हैं, कि भाई जिनका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता हो, कि भाई ऐसे भौतिक गुणधर्म कि जो द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करते हो। द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करते हो ऐसे भौतिक गुणधर्म कौन से हैं? बोले द्रव्यमान पहला, दूसरा आयतन,
तीसरा आंतरिक ऊर्जा, चौथा एंथैल्पी, ऊष्माधारिता वगैरह, ये होते हैं विस्तीर्ण गुण। अब आगे बात करते हैं गहन गुण कौन से हैं। वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा आकार पर निर्भर नहीं करते। ऐसे गुण जो द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, वो गहन गुण होते हैं। जैसे कि तापमान, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारा बॉडी है, तो गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है और सर्दियों में तापमान कम हो जाता है, तो क्या हमारे बॉडी का वज़न जो है वो कम या अधिक होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थात कि हम जो द्रव्य की मात्रा है वो तापमान पर कभी भी निर्भर नहीं करेगी। दूसरा है घनत्व, ये हमको याद रखना है। एक साइंस के विद्यार्थी होने के तौर पर हमको ये सब कुछ याद रखना है। दाब, ठीक है ना। जैसे कि दाब है, तो अगर हम लोग यहाँ रहते हैं और मान लो कि हम लोग हिमालय पर चले जाएं, तो वहाँ पर दाब कम हो जाता है, हवा का दाब जो है वो कम हो जाता है। हवा का दाब कम हो जाने से क्या हमारा द्रव्यमान में कोई फ़र्क आता है? नहीं, हमारे द्रव्यमान में कोई फ़र्क आएगा नहीं। चार्जर नहीं लाया मैं, अरे कैसे चार्जिंग नहीं होगा? आज मैं चार्जिंग नहीं लाया। ये आप वीडियो नहीं बनाते ना, इसलिए आप चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले वीडियो बनाते थे तो ख़त्म हो जाता था। पीडी पटेल के पास होगा। चलो आगे। मोलर गुण किसी निकाय के 1 मोल के गुण के मान के तुल्य होता है। यदि द्रव्य की मात्रा n हो तो x मोल x/n जो द्रव्य की मात्रा से स्वतंत्र है। अन्य उदाहरण मोलर आयतन एवं मोलर ऊष्माधारिता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को अभी धीरे धीरे समझना है। वैसे हम लोगों को यहाँ पे जो है पढ़ना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यदि द्रव्य की मात्रा n है तो xm वो x/n होगा, ठीक है ना। तो ये द्रव्य से संबंधित है। ये xm क्या होता है कि ये जो हमारे पास, वैसे तो हम लोग x को मोलर अंश कहते हैं, उसी तरह से ही ये होता है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी है कि यहाँ पर ये x क्यों दिया गया है, यहाँ पर कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हाँ, इतना हमको दिया गया है कि मोलर आयतन Vm होता है और मोलर सांद्रता Cm होता है। मोलर सांद्रता नहीं, मोलर ऊष्माधारिता। देखो, अब ऊष्माधारिता के विषय में हम लोग ज़्यादा आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को ऊष्माधारिता को जो है इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। तो ऊष्माधारिता वगैरह वगैरह नहीं है हमारे पास। हम लोग सीधा आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि नेक्स्ट टॉपिक है 6.4। अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन। मानो कि कोई भी हमारे पास जब अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के लिए हम लोग एंथैल्पी का क्या सूत्र लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, और उसको दूसरा नाम कहा जाता है एंथैल्पी परिवर्तन फॉर रिएक्शन, डेल्टा HR।
जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं अभिक्रिया एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी। ठीक है ना। अब देखो अभिक्रिया जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है अभिकर्मक या अभिक्रियक, जो प्रक्रिया करके बनाते हैं उत्पाद। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब उनकी एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है? देखो एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है ना, वैसे तो हम लोग आगे के सूत्र से सीख सकते हैं, लेकिन किसी में भी परिवर्तन हो तो कॉमन सेंस ये हमको निकलता है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक अवस्था कर देते हैं तो वो परिवर्तन हमको मिल जाता है। अब जब एंथैल्पी का परिवर्तन है तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई अंतिम एंथैल्पी माइनस प्रारंभिक एंथैल्पी। अब अंतिम में क्या मिलता है? पहले तो उत्पाद, और प्रारंभ में क्या होता है? अभिकर्मक, क्योंकि प्रारंभ में उत्पाद होते नहीं है, इसलिए अंतिम में उत्पाद आएगा माइनस प्रारंभिक में अभिकर्मक आएगा। तो इस तरह से बनेगा कि उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकर्मक की एंथैल्पी। अब उत्पाद एक ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उत्पाद एक से अधिक हो सकते हैं और अभिकर्मक भी एक से अधिक हो सकते हैं। अर्थात हम लोग बोलेंगे भाई उत्पादों की एंथैल्पी अब एक से अधिक है तो उनका योग करना पड़ेगा, और अभिकर्मकों की एंथैल्पी एक से अधिक है इसलिए उनका योग करना पड़ेगा। तो हम लोगों को अभिक्रिया एंथैल्पी क्या प्राप्त हुई? तो अभिक्रिया एंथैल्पी इस तरह से प्राप्त हुई कि पहले हम लोग लिखते हैं कि भाई उत्पादों की एंथैल्पी का योग माइनस अभिकर्मकों की एंथैल्पी का योग। ठीक है ना। तो उत्पादों की एंथैल्पी का योग माइनस अभिकर्मकों की एंथैल्पी का योग। परिवर्तन तो इसी तरह से होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, उत्पाद माइनस अभिकर्मक। सारे उत्पाद लेंगे इसलिए एंथैल्पी का योग, सारे अभिकर्मक लेंगे तो जितने भी उत्पाद हैं उन सभी के एंथैल्पी लेने की, उनका योग करने का, माइनस जितने भी अभिकर्मक हैं उनकी एंथैल्पी लेने की, उनका योग करने का। बहुत ईजी है। उसके लिए गाणितिक समीकरण क्या होगा? योग। योग को हम लोग जो है सिग्मा से बताते हैं। ठीक है। अब एंथैल्पी का योग हो रहा है, किसकी एंथैल्पी का योग हो रहा है? कि भाई उत्पाद की एंथैल्पी का योग हो रहा है। आगे मूल संख्या होती है। ठीक है। चलो माइनस योग किसकी? एंथैल्पी का। किसकी एंथैल्पी का? कि भाई अभिकर्मकों की एंथैल्पी का योग। ठीक है। उसके लिए भी जो है आगे मूल संख्या होगी। तो हो गया, सिग्मा मतलब योग हो जाता है। अब ये तो हम लोग ने समझ लिया कि इसका जो है प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रक्रिया लिखेंगे कि भाई CH4 + 2O2 मतलब कि मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जा रहा है। दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की वाष्प मिल रही है। ठीक है। तो अब उसके लिए एंथैल्पी पूरी अभिक्रिया एंथैल्पी क्या होगी? तो अभिक्रिया एंथैल्पी डेल्टा H = सिग्मा I AI H उत्पाद माइनस सिग्मा I BI H अभिकर्मक। चलो हो गया। चलो उत्पाद कितने हैं? 2 हैं। दोनों के उत्पाद की एंथैल्पी लिखनी पड़ेगी। तो उत्पाद की एंथैल्पी इस तरह से लिखेंगे, HM कोष्ठक में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसीय अवस्था में है, उसके मोल कितने? 1 इसलिए लिखेंगे नहीं, प्लस उत्पाद बदल गया, एंथैल्पी किसके लिए? पानी के लिए। कौन सी अवस्था में है? गैसीय। उसके मोल कितने हैं? 2। ठीक है। गैसीय अवस्था नहीं है, पानी लिक्विड अवस्था में है।
चलो ये पूर्ण हुआ। ये था उत्पादों की एंथैल्पी का योग माइनस, अब अभिकर्मक लिखेंगे। अभिकर्मक ये है हमारे एंथैल्पी, अभिकर्मक मीथेन गैसीय अवस्था में, अभिकर्मक बदल गया प्लस एंथैल्पी, अभिकर्मक ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, उसके मोल हैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये हम लोगों को जो है सूत्र हमको लिखना होता है। अब क्या होगा कि आगे कोई सवाल आएगा ना, तो इन प्रत्येक के मोल दिए गए होंगे, प्रत्येक के मूल्य दिए गए होंगे। इन मूल्यों को रखना है, जोड़ घटाव करना है और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर HM क्या है, तो अभी हम लोगों ने कहा था कि HM क्या है, मोलर एंथैल्पी है। चल, एंथैल्पी परिवर्तन एक बहुत उपयोगी राशि है। इसका ज्ञान स्थिर ताप पर किसी औद्योगिक रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मन या शीतलन की योजना बनाने में आवश्यक है। इसकी आवश्यकता साम्य स्थिरांक की तापीय निर्भरता की गणना करने पर भी पड़ती है। तो ये उसके उपयोग हो गए। ठीक है ना, इसकी उपयोगिता क्या है, तो हम लोगों ने उपयोगिता देखी। चलो आगे देखते हैं कि भाई हम लोगों ने एंथैल्पी तो प्राप्त की, लेकिन हम लोग आगे देखना चाहते हैं कि मानक एंथैल्पी क्या है। अभिक्रिया की एंथैल्पी ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी क्या होगा वो हम लोग देख रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, कि भाई कौन सी परिस्थिति दी गई है उसके ऊपर जो है वो निर्भर करती है। एवरेज ही आएगा, उसके ऊपर ही तो है। मेरा तो लिखा नहीं, हाँ एवरेज ही ठीक से देगा, रोना तो ज़्यादा नहीं, बंद करते जाना दरवाजा से। हम लोग गर्मी में रहते। चलो, उसका मतलब ये हुआ कि अगर परिस्थिति रासायनिक अभिक्रिया में परिस्थिति बदल दी गई तो एंथैल्पी में भी परिवर्तन आ जाएगा। भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो। तो मानक एंथैल्पी कब प्राप्त कर सकते हैं कि जब वो रासायनिक अभिक्रिया में रहने वाले सारे पदार्थ उनकी मानक अवस्थाओं में रहते हो। अब ये मानक अवस्था क्या है, देखो मानक अवस्था हम लोग STP कहते हैं। ठीक है ना, कि भाई किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट तापमान पर उसका वह शुद्ध स्वरूप है। अब मानक अवस्था का मतलब जो है शुद्ध स्वरूप मानते हैं। ठीक है ना, अब शुद्ध स्वरूप कौन सा, कि भाई निर्दिष्ट तापमान पर, ठीक है ना, और दाब पर। जैसे कि 298 केल्विन तापमान हो और 1 बार दाब हो, वो अवस्था होगी तो उस अवस्था में जो भी पदार्थ होगा वो उसकी मानक अवस्था में है, अर्थात शुद्ध अवस्था में। जैसे कि उदाहरण के लिए द्रव इथेनॉल की मानक अवस्था 298 केल्विन एवं 1 बार पर शुद्ध द्रव होती है। तो जब इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल को 298 केल्विन तापमान और 1 बार दाब पर लेते हैं, तब उसकी भौतिक अवस्था कौन सी होती है, तो इथेनॉल की इतने तापमान इतने दाब पर भौतिक अवस्था द्रव होती है। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं भाई लोहा इतने तापमान और इतने दाब पर कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। ठीक है,
इसलिए वो उसकी मानक अवस्था कही गई या तो वो उसकी शुद्ध अवस्था कही गई। चलो आगे, अभी लोहे के लिए तापमान लिया जाता है 500 केल्विन और 1 बार, ठीक है ना। पहले 298 लेते थे। अब आप लोग बोलोगे कि सर भाई ये जो नॉर्मल एंथैल्पी है और मानक एंथैल्पी है तो उनको अलग कैसे बताया जाएगा। तो भाई मानक एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन अगर बताना हो तो उसके ऊपर मूर्धांक रखना पड़ता है, सबस्क्रिप्ट रखना पड़ता है, जैसे कि ये, ठीक है ना, डेल्टा H 0 या डेल्टा H उसके ऊपर इस तरह से निशान, तो वो अपनी अलग अवस्था से मानक अवस्था को अलग पहचान मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग मानक अवस्था को पहचान सकते हैं। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसके लिए मुझे नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप लोग इतना पढ़ो और इसको जो है अभ्यास करते रहो।